हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, मेज़रमेंट एंड मोशन। तो इस चैप्टर में हम मेज़रमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। तो मेज़रमेंट क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। वी ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम। तो हम कभी कभी बात करते हैं कि मेज़रमेंट क्या है, इस रूम की मेज़रमेंट क्या है, इसकी रूम की लेंथ क्या है, और हमें स्कूल जाने में कितना टाइम लगेगा, हम जो हलवा बनाते हैं उसके अंदर कितनी शुगर डलेगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मेज़रमेंट्स हैं। तो मेज़रमेंट्स नेसेसरी होते हैं टू नो द आंसर टू द दिस क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट है, प्रॉपर मेज़रमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डे टू डे लाइफ। वी कैन नॉट मैनेज थिंग्स जस्ट बाय गेसिंग about different quantities. For example, suppose Mala's tailor wants 1 meter of cloth for her dress. तो मानो कि जो माला है उसकी ड्रेस के लिए हमें 1 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो उसकी जो शॉपकीपर है उसको क्लॉथ दे देता है, वो जस्ट बाय गेस दे दिया उसने। इट मे टर्न आउट टू बी लेस और मोर देन द टेलर्स रिक्वायरमेंट। तो अगर वो गेस से देगा तो क्या वो उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट केस में तो ड्रेस बनेगी नहीं, लेकिन सेकंड केस में वेस्टेज होगी क्लॉथ की। सो नन ऑफ दीज इज़ डिज़ायरेबल. So hence the shopkeeper correctly measures 1 meter of cloth and gives to Mala. We can think of many more suitable examples from our daily life that tell us that we cannot do without proper measurements of different physical quantities. तो जो क्वांटिटीज़ जो मेज़रेबल होती हैं उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। अब हम मेज़रमेंट की डेफिनेशन से देखते हैं कि मेज़रमेंट होता क्या है। सपोज़ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ गिवन टेबल। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वी मे डिसाइड टू यूज़ द स्पैन ऑफ आवर हैंड फॉर दिस पर्पज़। तो अगर हमारे पास कुछ भी मेज़रमेंट के लिए कुछ नहीं होती, कोई भी डिवाइस नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड का एक स्पैन बनाते हैं और उससे मेज़रमेंट करते हैं। सो वे कैरी आउट द मेज़रमेंट एंड मे कम अप विद द आंसर दैट द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल इज़ 6 हैंड स्पैन्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐसे मेज़र करने से कि हाँ, ये जो टेबल है इतने हैंड स्पैन से मिलके इतने मेज़र की हुई है। सो हैंड स्पैन क्या होता है। हैंड स्पैन ये इसको बोलते हैं जो हमें पिक्चर में गिवन है। और जैसे ये बच्चा मेज़र कर रहा है लेंथ, किसकी, टेबल की लेंथ को मेज़र कर रहा है यूजिंग अ हैंड स्पैन। A close look at this measurement reveals that we have used two things to express it. So we have used a number 6 and a fixed known quantity hand span. तो इसमें हमने नंबर 6 और फिक्स्ड क्वांटिटी जो हैंड स्पैन है उसको यूज़ किया। तो जो नंबर 6 है उसको हम यूनिट बोलते हैं, और जो फॉर्मल है that is how many times does our unit hand span get contained in the length of the table to be measured. So this is the hand span. So we this realize as measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity. तो ये एक प्रोसेस है, that measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known fixed quantity, that is unit. So we need both the number as well as unit to express the measurement in a proper and complete way. So इसमें आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ask the students to measure the width of the classroom desk study table using the hand span as a unit. तो आपको क्लास एक्टिविटी है, ये आपको करना है। तो इसमें क्या करना है, 5 बच्चों को लेना है, ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बना के क्या करेंगे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं, और यहाँ पे विड्थ ऑफ डेस्क स्टडी टेबल इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड हैंड स्पैन। तो फर्स्ट स्टूडेंट के हैंड स्पैन से कितना मेज़रमेंट आया वो यहाँ पे लिखना है। जैसे मानो यहाँ पे हमारा मेज़रमेंट आया 5, सेकंड का आया 6, थर्ड का आया 8, फोर्थ का आया 4, फिफ्थ का आया 10। तो ये डिफरेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि सबके हैंड्स की साइज़ शेप अलग अलग होती हैं, इसीलिए। फिर हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो रिज़ल्ट है फॉर द लेंथ ऑफ द सेम डेस्क टेबल एज रिपोर्टेड बाय स्टूडेंट इज़ नॉट क्वाइट द सेम। कैन वी गेस द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस? Yes, the length of one hand span may be different from others. So in the same way, the length of floor measured by different children in terms of their footstep will not be quite be the same. तो अगर हमें फ्लोर की मेज़रमेंट करनी है तो चिल्ड्रन की फुट है, जो फुट स्टेप्स, उनको हम मेज़र करेंगे तो वो भी सेम नहीं आएंगे, क्योंकि उनके फुट साइज़ भी डिफरेंट हैं। सो
In such cases, which of the measurement results should then be accepted as the correct one? तो इसमें से हमें कौन सा correct one use करना चाहिए? तो hence here there is a no clear choice. We can avoid this type of situation only if we have a unit that is same for measurements done by one and all. So such an agreed and internationally accepted unit of a given physical quantity is known as standard unit for that physical quantity. तो एक यूनिट जो सारी मेजरमेंट्स हम उसी से करते हैं और वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है, उस फिज़िकल क्वांटिटी की, उस यूनिट को हम स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं फॉर दैट फिज़िकल क्वांटिटी. So the standard unit for three basic physical quantities length, time and mass are as follows. Standard unit of length की क्या है? मीटर. Standard unit of time that is second and standard unit of mass that is किलोग्राम. तो ये मीटर m से डिनोट होगा, सेकेंड है तो एस से, किलोग्राम की शॉर्ट फॉर्म kg. ओके, नेक्स्ट है डू यू नो. We now have a standard set or symptoms of units of different physical quantities. The system used and accepted all over the world is known as International System of Units. We usually use a short name SI units for this system of units. तो इसके लिए हम short जो टर्म्स होती हैं, शॉर्ट नेम्स होते हैं, वो रखते हैं जिसको हम SI यूनिट्स बोलते हैं. तो अब हम देखें डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ हम कैसे करें. वी ऑफन मेज़र, हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंथ हम यूज़ करते हैं. ठीक है, तो मेज़र करते हैं. वी मे नीड टू मेज़र द लेंथ ऑफ टेबल इन आर रूम. तो हमारे रूम में एक टेबल है, उसको हमें मेज़र करना है. लेंथ ऑफ प्ले ग्राउंड इन आर स्कूल, लेंथ ऑफ पेंसिल इन आर स्कूल बैग एंड सो ऑन. वी यूज़ अ मीटर स्केल और अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पस. तो हम या तो मेजरिंग स्केल यूज़ करेंगे या मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं. तो मीटर स्केल are available in different sizes. There are meter scales that are 1 meter long, half a meter long, 0.3 meter long, 0.15 meter long. Measuring tapes are much longer in length. They are maybe up to 10 meters long or more. तो जो measuring tape होती है वो बड़ी होती है क्योंकि वो circular motion में bonded bind होती है, और जो measuring जो ये scales होते हैं ये different sizes में होते हैं. For measuring a given length, we select a scale or tape of appropriate size. However, we have to follow a proper procedure for getting a correct value of a measured length. We list below the points that have to be kept in mind while measuring a given length. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कुछ अपने दिमाग में ये स्टेप्स बिठाने हैं कि आपको यही करने हैं. अगर आप दूसरे स्टेप्स लोगे और वो सही से नहीं करोगे तो आपकी मेजरमेंट सही से नहीं आएगी. तो फर्स्ट पॉइंट है, प्लेस अ स्केल इन सच अ मैनर सो दैट इट्स डिवीजन आर वेरी क्लोज टू द लेंथ टू बी मेजर्ड. तो आपको एक तो जो स्केल है उसको सीधा रखना है और ऐसे रखना है कि जिसकी आपको लेंथ मेज़र करनी है वो उसके पास हो. ऑल्सो द एज ऑफ द स्केल शुड बी पैरेलल टू द लेंथ टू बी मेजर्ड. तो उसकी स्केल की जो लेंथ है उसको भी पैरेलल रखना है जो चीज़ आपने मेज़र करनी है, और शुड कोइंसाइड विद इट. तो उसके साथ बिल्कुल कोइंसाइड भी करे तो भी चलेगा. ठीक है, तो जैसे ये स्केल है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट फॉर्म है. जैसे ये हमारा ए बी एक सब्सटेंस है जिसकी हमें लेंथ मेज़र करनी है, और ये हमारा स्केल है. तो स्केल को हमने उसको सीधा रखा ताकि हम ए से बी की लेंथ मेज़र कर सकें. तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है, कीप द स्केल एग्जैक्टली अलॉन्ग द लेंथ टू बी मेजर्ड. इफ़ इट इज़ केप्ट इवन अ लिटिल टिल्टेड द मेजरमेंट विल बी इनकरेक्ट. तो जैसे ये देखो इसमें थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा हो रखा है स्केल, तो इसलिए हमें इसकी करेक्ट मेजरमेंट नहीं पता चलेगी. सो दिस इज़ इनकरेक्ट फॉर्म. Next है, the zero mark of the scale should be coincide with one end of the length to be measured. Fourth है, keep the eye vertically above the end point. आपको जो आई है अपनी एंड पॉइंट तक उसको देखना है. and in line with the reading to be taken. If we look at it from sides the reading will be somewhat different and incorrect. तो इसको आपको बिल्कुल सीधे पोजीशन से देखना है, ऐसे ऐसे नहीं देखना, ऐसे देखना है ताकि आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सको. Do not use worn out or broken portions of the meter scale for measuring length. The correct way of using a worn out scale is shown in the picture. तो आपको क्या करना है, अगर आपने 1 से शुरू किया, ठीक है, आपने 0 नहीं लिया,
तो आपने 1 से शुरू किया तो आपने मेज़र किया तो ये कहाँ तक आ रहा है, 11 तक आ रहा है। तो 11 में से आप 1 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू मेजर द विड्थ ऑफ क्लासरूम डेस्क स्टडी टेबल यूजिंग द मीटर स्केल। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद द रिजल्ट ऑफ एक्टिविटी 1। To measure the length of curved line, we can measure the length of given curved line AB using a thread. For this, we put first a note mark on one end of the thread and keep this at point A of the curved line. We then carefully move the thread along the line in small steps. We continue doing so till the other end B of the line is reached. We now put a mark of this point of the string. Now keep the thread a meter scale and measure the distance between the north mark and the second mark on the thread. This gives us the length of the given curved line. तो आपको क्या करना है, एक कर्व्ड लाइन गिवन है, आपको यहाँ पे नोट लगा लेनी है और दूसरे उस पर भी यहाँ पे पकड़ रखा है आपने उसको। तो आपको इससे क्या पता चल जाएगा, जो कर्व लाइन है उसकी मेजरमेंट आपको पता चल जाएगी। द थिकनेस ऑफ एन ऑर्डनरी पेपर में बी अप्रॉक्सीमेटली 1/10 mm। नेक्स्ट है टू मेजर द चेस्ट साइज ऑफ 5 डिफरेंट फ्रेंड्स। तो ऑल ऑफ अस मस्ट हैव ऑब्जर्व द टेलर मेजरिंग द चेस्ट साइज ऑफ हिज कस्टमर्स। ही यूजेज अ मेजरिंग टेप फॉर दिस पर्पस। So take a measuring tape and keep its the end with the zero mark on the chest of one of your friends. Now carefully wrap the tape around the chest and bring it on the first held end of the tape. तो आपको ज़ीरो से शुरू करना है और जहाँ पे वो आपकी फ्रेंड के चेस्ट के पूरे कवर करती है और वहाँ पे आपको ज़ीरो को मार्क कर लेना है। एंड द रीडिंग ऑफ द टेप गिव अस द चेस्ट साइज ऑफ योर फ्रेंड। तो जो ये मार्क आएगा वो हमें उसकी चेस्ट साइज़ के बारे में बताएगा। नाउ रिपीट द प्रोसीजर फॉर योर अदर फ्रेंड्स एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आपको अपने 4 फ्रेंड्स को खड़ा करना है, 5 फ्रेंड्स को, उनके नेम्स लिखने हैं यहाँ पे ABCDE, ठीक है। और उनके चेस्ट साइज़ लिखने हैं, जैसे किसी का आया 32, किसी का आया 16, किसी का 12, किसी का 20, किसी का 28। तो ये डिफरेंट साइजेस होंगे, किसके, चेस्ट साइजेस के डिफरेंट साइजेस होंगे। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे दैट इज़ टाइम। तो टाइम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ऑल आवर एक्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड द टाइम। फॉर एग्जाम्पल कमिंग टू स्कूल, going for music lessons or the morning walk all happen as per a well defined and a planned timetable। तो जो भी चीज़ें हमारी डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक प्लान टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती हैं। We use a clock to measure the time. In एशियन टाइम्स में क्या होता था, पीपल के पास, जो लोग होते थे उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था जिससे वो टाइम को मेज़र कर सके। सो देयरफॉर दे यूज नेचुरल इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज डे एंड नाइट, सीजन्स इन ईयर, चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ मून टू काउंट टाइम इंटरवल्स। तो वो जो नेचर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होती थी उनसे वो मेज़र करते थे कि अब क्या समय चल रहा है, डे है, नाइट है, सीजन्स के अकॉर्डिंग पता करते थे, और चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ मून के अपीयरेंस से पता करते थे। सो इट इज़ नाउ अ नोन फैक्ट दैट अ पेंडुलम ऑफ गिवन लेंथ टेक्स अ डेफिनाइट टाइम टू complete one oscillation. So hence if two pendulums of same length are taken, they will take the same time to complete one oscillation. This led to the design of pendulum clock. तो ये जो ऑसिलेशंस होती हैं जिससे ये डिज़ाइन हुआ कि पेंडुलम क्लॉक में क्या होगा, इन अ पेंडुलम क्लॉक टाइम इज मेजर्ड बाय मेकिंग यूज ऑफ द टाइम टेकन बाय अ स्टैंडर्ड पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो जितना मेज़र होगा उतना वो उतने में कंप्लीट करेगा एक ऑसिलेशन को। नेक्स्ट है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव हार्ट बीट्स, दैट इज़ नियरली 0.484 सेकेंड्स। 72 बीट्स पर मिनट जो टाइम होता है उसका क्या टाइम है, 0.84 सेकेंड्स। जो बीट्स के 2 बीट्स के बीच का टाइम होता है वो है ये। द पेंडुलम ऑफ बिग बेन क्लॉक in the House of Parliament, London is 4 meter long. It takes 4 seconds to swing back and forth to complete one oscillation. ठीक है, तो वो बैक एंड फोर्थ टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लेती है, 4 सेकेंड का टाइम लेती है।
जैसे ये पेंडुलम क्लॉक आ गई, डिजिटल क्लॉक्स आ गई, स्टॉप वॉच आ गई. Nowadays, we have many clocks and watches that do not have the traditional hour, minute, and second hands. They display time directly in digits. Such clocks are known as डिजिटल क्लॉक. जिसमें डिजिट्स आते हैं वो कौन सी क्लॉक्स होती हैं? डिजिटल क्लॉक्स होती हैं. समटाइम्स वी नीड टू मेज़र वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल्स. कभी कभी हमें छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स को भी मेज़र करना होता है एक्यूरेटली. तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वॉच यूज़ करते हैं, जो वो क्या है? एक स्टॉप वॉच है. अ स्टॉप वॉच इज़ यूज्ड इन डिफरेंट स्पोर्ट्स competitions like races and swimming events. It can be started and stopped at one's will. Its use makes it easy and convenient to measure the time elapsed in a particular short duration activity. तो जो ये स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच क्या करती है? ये डिफरेंट स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होती है. जैसे रेसेस और स्विमिंग इवेंट्स जो होते हैं उसमें स्टॉप वॉच को हम चला देते हैं, जिससे हम टाइम को मेज़र करते हैं कि कौन सा जो कॉम्पिटिटर है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से कौन सा फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है. बाय नोटिसिंग द इवन स्मॉल स्मॉल सेकंड्स, इट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप्ड एट वंस विल, एंड इट्स यूज इज़ very easy and convenient to measure the time elapsed in a particular short duration activity. तो ये short duration activities को भी सही से measure कर लेता है. Next है activity 5. Divide the class into 4 groups. Explain that each group has to plan for one of the given sports event. At the conclusion of the event, the group give its report for the event. तो आपको क्या करना है? आपने एक जो क्लास है उसको 4 ग्रुप्स में बनाया और ईच ग्रुप को आपने बोला कि आपको एक स्पोर्ट्स इवेंट का प्लान करना है. फिर क्या हुआ? जो ग्रुप थी उन्होंने अपनी अपनी रिपोर्ट दी. उनके रिपोर्ट में जो आया, फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दैट वाज यूज्ड, ये सब आपको इसमें लिखना है. नेक्स्ट है रेस्ट एंड मोशन. सो मेजरमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़. तो 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी मेजरमेंट्स जैसे डिस्टेंस और टाइम नेसेसरी हैं, जो फाइंड करती हैं पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो हमें मेजरमेंट करनी है 2 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की. जो जैसे एक पर्सन है वो बैठा हुआ है, ठीक है, वो रेस्ट स्टेज पे है. और मोशन का मतलब होता है जो चीज़ चल रही है. और जो चीज़ रुकी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्ट. और जो चीज़ चल रही है उसको हम मोशन बोलते हैं. तो अगर हम इन दोनों को देखें तो व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड अ नंबर ऑफ थिंग्स. These are chairs, tables, beds, kitchen utensils, water buckets, and number of other things in our houses. There are other houses in the neighborhood and also many trees and plants nearby. We often see many animals, birds, cycles, motorcycles around us. We can of course add many more things to this list. तो आपने ये सब चीज़ें देखी हुई हैं अपने आसपास, ठीक है. अब डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन द वैरायटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस. तो आपने कोई चीज़ नोटिस की जो इन सारी चीज़ों में कॉमन है? वी फाउंड दैट मैनी ऑफ थिंग्स आर वेयर दे आर वर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे और इवन बिफोर दैट. जैसे हमने आज देखी, एक दिन पहले देखी या उससे पहले देखी. So there were others which keeps on changing their position even while we are looking at them. We say that the first type of objects are at rest while the second type of objects are in motion. मतलब जब हमने वो चीज़ देखी तब वो रेस्ट पे थी, लेकिन जब उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो वो जो ऑब्जेक्ट था वो मोशन में आ गया. सो हाउ डू वी डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और इज़ एट रेस्ट? तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो वो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट पे है?
So it is a change in the position of an object with respect to its surroundings. तो आपकी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में जो भी चेंज हो रहा है विच हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर द गिवन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन. वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा अपने रिस्पेक्ट की सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं. और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा विद इट्स सराउंडिंग्स. सो दैट इज़ नोन एज मोशन. So the change in the position of an object can be determined through distance and time measurement. This allows us to decide how fast or slow a given motion is. तो इससे हमें पता चलेगा कि जो पोजीशन है उसके चेंज, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया है थ्रू डिस्टेंस और टाइम की मेजरमेंट से हम बता सकते हैं कि वो फास्ट चेंज है या स्लो चेंज है. सो वी ऑफन नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टाइम्स. कंसीडर द मोशन ऑफ अ टॉय कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. आपने एक टॉय कार ली, फिर एक चूज़ किया. चूज़ पॉइंट ओ एज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द टॉय कार स्टार्टेड मूविंग. दैट इज़ द कार वॉज एट पॉइंट ओ एट द स्टार्ट, दैट इज़ टी. टाइम क्या है? 0 seconds. लेट पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द पोजिशंस ऑफ द टॉय कार आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो पी क्या है? जब 5 मिनट बाद जो कार थी वो चली, फिर क्या होगा? टाइम 5 सेकेंड. 15 मिनट बाद जब उसने 15 मीटर को कवर किया तब उसका टाइम कितना था? 10 सेकेंड्स. जब 20 मीटर को कवर किया तब कितना टाइम है? 15. और जब 25 मीटर पे पहुंची तब कितना टाइम है? 20 सेकेंड. तो ये डिफरेंस है किसका? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम में भी चेंज आ रहा है. ठीक है. फिर इन द फर्स्ट 5 इंटरवल्स द कार मूव्स फ्रॉम ओ टू पी. द डिस्टेंस कवर्ड इज 5 मीटर इन द 5 सेकेंड्स. सेकेंड इंटरवल में क्या हो रहा है? कार मूव कर रही है पी से क्यू पे. तो डिस्टेंस कवर्ड इज़ नाउ 10 मिनट्स इन दीज 5 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस कवर कितना है? 10 मीटर हुआ. जैसे 5 से 15, तो 15 माइनस 5 दैट इज़ 10 मीटर. सो और डिस्टेंस कितना है? 10 में से 5 गए 5 सेकेंड्स. So we can therefore say that the car speeded up in the time interval from 5 to 10 seconds. Try to describe motion of the car in the time interval from 10 seconds to 20 seconds. Was the car moving faster or slowing down? So do you know it is important to realize that the same object may be regarded as being at rest by one observer and being in motion by another observer. तो ये सबके ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है उसने उसको कैसे ऑब्जर्व किया है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे देखा है. तो जैसे हमारे लिए वो जो कार है वो मोशन में है, लेकिन अगर जो दूसरा ऑब्जर्वर है अगर उसने उस कार को रेस्ट स्टेज पे देखा तो उसके लिए वो कार रेस्ट स्टेज पे होगी. ठीक है. जैसे 10 इफ टू फ्रेंड्स आर सीटेड नियर ईच अदर इन अ ट्रेन कंपार्टमेंट, ईच में थिंक ऑफ द अदर एज बीइंग एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हर हिम, and however they will both be regarded as being in motion by a person standing outside on the platform. तो जो प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो पर्सन है वो खड़ा है और जो ट्रेन में दो फ्रेंड्स बैठे हैं, तो एक फ्रेंड बोलता है कि जो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा है या खड़ी है कोई भी पर्सन, तो वो मूव कर रहा है, दैट इज़ इन मोशन. So thus the decision about a given object's state of rest or motion depends very much on the observer and the surroundings chosen. तो और जो दूसरा है वो कह रहा है कि नहीं, वो तो खड़े हैं, they are in rest but we are moving along with the train, so we are in motion, they are not in motion. So ये दोनों के जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में जो पोजीशंस में चेंजेस हुए उनके रिस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पे हैं या मोशन में हैं. सो नेक्स्ट एक्टिविटी है लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो. सेलेक्ट फ्रॉम them 5 objects that are often regarded as being at rest and 5 other objects that are often regarded as being in motion. जैसे माउंटेन किस में आएगा? माउंटेन तो रेस्ट पे रहता है. स्ट्रीट लाइट पोल्स ये भी रेस्ट पे हैं. बटरफ्लाई मोशन पे.
मेट्रो रेल मोशन, टेबल्स, टेबल्स को हम मोशन में भी रख सकते हैं, लेकिन वो रहती तो रेस्ट पे हैं, लेकिन वो हम करते हैं ना कि हाँ उनको एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस करने को, तब वो मोशन में आती हैं। सो लीव्स ऑन ट्री, फिश इन वाटर, द हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक, मून, hockey players playing a hockey match, houses, pictures hanging on a wall, the bench in a garden, the flower pot, a falling raindrop। तो ये सारे मैंने आर से जो डिनोट किए हैं वो आपको रेस्ट वाले में लिखने हैं, और जो मैंने एम से डिनोट करे हैं वो आपको एम वाले यहाँ मोशन में लिखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट, डू यू नो है द स्टार्स दैट मे अपीयर टू बी एट रेस्ट टू अस आर मूविंग फास्ट। जो स्टार्स रेस्ट दैट में अपीयर रेस्ट टू अस आर मूविंग फास्ट, जो हमें लगता है कि जो स्टार्स हैं वो रेस्ट पे हैं, वो मूव कर रहे हैं फास्ट, वेरी फास्ट इंडीड। दे अपीयर सो बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वी देयरफॉर ऑब्जर्व वेरी लिटल और नेग्लिजिबल चेंज in their position. This was one of the reasons which made ancient philosophers think of the earth being at rest। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे हम देखते हैं कि जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें पॉइंट साइज़ के दिखते हैं, और वो बहुत दूर हैं तो हमें पता नहीं चलता कि वो मूव कर रहे हैं या रेस्ट स्टेज पे हैं। तो जब वो मूव भी कर रहे होते हैं वो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए वो हमें दिखता नहीं है कि वो मूव कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो रेस्ट पे हैं। लेकिन जो जो पुराने लोग थे, फिलोसोफर्स थे, उन्होंने क्या देखा कि जो अर्थ है वो रेस्ट पे है, जो स्टार्स हैं वो मूव कर रहे हैं। सो दैट वॉज नॉट अ गुड थिंकिंग, क्योंकि जो अर्थ है वो भी मोशन में चल रही है, जो स्टार्स हैं वो भी मोशन में चल रहे हैं। ठीक है, सो जो टाइप्स ऑफ मोशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर ऑन करेंगे पार्ट 2 में। So till then, stay tuned for the next video, and if you like my video, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.